स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम केवीएस एनवीएस पीजीटी एग्ज़ाम 2025 इसका पेपर आपका हुआ था 29 ऑफ मार्च 2026 को। तो इस पेपर को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित हमको यहाँ पे कथन दे रखे हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स जो हस्तांतरण भुगतान होते हैं उनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ये बात क्या है, गलत है। जो हस्तांतरण भुगतान जैसे कि बेरोजगारी भत्ता हो गया, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप हो गई, इनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो पहला कथन आपका हो गया गलत। दूसरा क्या है, परिवार के सदस्यों की जो सेवाएं होती हैं उनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, ये बात भी क्या है, गलत है। राष्ट्रीय आय में केवल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो धन कमाने के लिए की जाती हैं, उन्हीं को शामिल किया जाता है। तो दूसरा जो पॉइंट है, स्टेटमेंट है, वो भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा है, दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तीसरा जो पॉइंट हमारा है कि जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है, दोहरी गणना से बचने के लिए क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय में केवल फाइनल गुड्स जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उन्हीं के मूल्यों को शामिल करते हैं। जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उनको मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है अगर राष्ट्रीय आय में शामिल कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, दोहरी गणना, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब एक ही वस्तु का मूल्य एक से ज्यादा बार कैलकुलेट हो जाएगा राष्ट्रीय आय में। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जो फाइनल गुड्स होती हैं, जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, उन्हीं का मूल्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। जैसे ब्रेड है, इसको बनाने के लिए मध्यवर्ती वस्तु के रूप में माना कि आटे का अगर प्रयोग हो रहा है तो राष्ट्रीय आय में आटा और ब्रेड दोनों का मूल्य अगर शामिल कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोहरी गणना हो जाएगी। और इस दोहरी गणना से बचने के लिए क्या किया जाएगा, जो अंतिम वस्तुएं माने कि उपभोक्ता के द्वारा अगर आटे से ब्रेड बना के ब्रेड का प्रयोग किया जा रहा है तो ब्रेड हमारी अंतिम वस्तु होगी। तो राष्ट्रीय आय की गणना में केवल ब्रेड का मूल्य ही शामिल करना चाहिए। ब्रेड हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, अंतिम वस्तु, जबकि आटा क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तु जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जा रही है। तो दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। और देखिए चौथा क्या लिखा हुआ है, जो हस्तांतरण होते हैं अन्य देशों से प्राप्त होते हैं उनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। दूसरे देशों से जो हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होते हैं वो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का हिस्सा है, लेकिन उनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन। अगला देखिए, यदि सीआरआर 4% से बढ़ाकर 5% कर दिया जाए तो मुद्रा गुणक क्या होगा। तो देखिए मुद्रा गुणक जो है, मनी मल्टीप्लायर, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं 1/CRR करके। अगर पहले कितना था आपका, 4% था। ठीक है, 4% का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे 100/4, और कितना आ जाएगा ये, 25। ठीक है, जब सीआरआर हमारा कितना है, 4% है, तो जो मनी मल्टीप्लायर है वो कितना है, 25। और जब सीआरआर को बढ़ा के कितना कर दिया जाता है, 5% कर दिया जाता है। तो 5% करने पर आपका ये कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, पहले कितना था, 25 था, और अब कितना हो गया है, 20। इसका मतलब ये क्या हुआ है, मुद्रा गुणक का जो मूल्य है वो क्या हो गया, कम हो गया है। तो मुद्रा गुणक का मूल्य क्या होगा, घटेगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को प्राथमिकता यदि वह चाहता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती हैं, कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक होते हैं, उनके पास में जो नकदी होती हैं उनको वो किसके पास जमा करा, अगर अतिरिक्त पैसा उनके पास में नकदी है तो उनको वो क्या करते हैं, रिजर्व बैंक के पास में जमा करा देते हैं, और बदले में रिजर्व बैंक को क्या करता है, कुछ न्यूनतम ब्याज देता है। तो जब रिजर्व बैंक चाहता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को क्या करें, वो कम करें, तो इस स्थिति में वो क्या करेगा, जो रिवर्स रेपो रेट है उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो रिवर्स रेपो रेट को प्राथमिकता देना चाहता है, इसका मतलब क्या हो गया, कि वो अर्थव्यवस्था में जो लिक्विडिटी है, मुद्रा की मात्रा जो अधिक है, तरलता ज्यादा है, उसको क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला है, यहाँ पे हमारे पास में अभिकथन दे रखा है,
और उसका तर्क दिया हुआ है। अभिकथन हमारा क्या है कि बैंक ऋण पर अत्यधिक निर्भरता मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को कम कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी अर्थव्यवस्था अगर बैंक ऋणों पर निर्भर है तो ऐसी स्थिति में अगर वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो भी हम पढ़ते हैं ना नीतिगत दर है, अगर उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाएगा तो भी अर्थव्यवस्था में ऋणों की मांग के ऊपर अर्थव्यवस्था निर्भर है, इसलिए क्या होगा, मौद्रिक नीति का कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा पहला कथन तो क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्या है, ऋण हस्तांतरण में समय की देरी से नीति का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि केंद्रीय बैंक क्या करता है, ब्याज दरों को अगर कम कर देता है लेकिन उसको तुरंत लागू नहीं कर पाता है, उसमें क्या होता है, कुछ समय आ जाता है, तो इस अंतराल के कारण अर्थव्यवस्था के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा उसमें 1 वर्ष 2 वर्ष लग सकते हैं, तो उसका प्रभाव क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। ये बात भी हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अभिकथन और उसका तर्क क्या है, दोनों सही हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सीआरआर के संदर्भ में सही है। ठीक है, सीआरआर क्या हो गया कि व्यापारिक बैंकों के पास में जो कुल जमाएं होती हैं उसका एक निश्चित भाग उनको क्या करना पड़ता है, केंद्रीय बैंक के पास में रखना पड़ता है, रिजर्व बैंक के पास में रखना पड़ता है भारत के संदर्भ में। लेकिन ये जो जमाएं होती हैं जो रिजर्व बैंक के पास में जमा कराई जाती हैं, इसके बदले में रिजर्व बैंक किसी प्रकार का कोई व्यापारिक बैंकों को ब्याज नहीं देता है, ये मैंडेटरी होता है। मतलब इन जमाओं का एक निश्चित भाग जो होता है वो केंद्रीय बैंक के पास में, रिजर्व बैंक के पास में जमा कराना अनिवार्य होता है, लेकिन बदले में किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का यंत्र है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मौद्रिक नीति में आपका बैंक दर आ जाएगा, रेपो रेट आ जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आ जाएगा, और आरक्षित आवश्यकताएं, सीआरआर, एसएलआर ये भी आता है। लेकिन सार्वजनिक ऋण जो है वो हमारा किसका भाग होता है, फिस्कल पॉलिसी, ये हमारा भाग होता है राजकोषीय नीति का। और हमको पूछा हुआ है मौद्रिक नीति के यंत्र तो कौन कौन से हैं, ए, बी और डी। ए, बी, डी मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला देखिए, एक मुश्त कर, लंप सम जो टैक्स होता है मल्टीप्लायर, उसका फॉर्मूला क्या है। तो एक मुश्त कर से क्या होता है, जब सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है तो गुणक प्रभाव कमजोर होता है, जिससे क्या होगा, आय कर लगाने से आय आय में क्या होगी, कमी होगी। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -MPC/1 -MPC। और इसको हम एमपीसी की जगह अगर आप स्मॉल सी लिखते हो तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, -C/1 - C। ठीक है, ये आपका लंप सम जो टैक्स मल्टीप्लायर है, एक मुश्त कर है, उसका फॉर्मूला होता है। अगला है, अभिकथन और तर्क से संबंधित है। विकासशील देशों में गुणक का प्रभाव जो है वो कम होता है। ठीक है, गुणक क्या बताता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश में परिवर्तन होने से राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को बताता है। तो विकासशील देशों की अगर हम बात करें तो विकासशील देशों में क्या होता है कि जो आयात होते हैं, विदेशी वस्तु होती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा निर्भरता होती है, और निवेश बढ़ने पर क्या होता है, मांग के अनुसार तुरंत उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो देश होते हैं उनकी वित्तीय स्थिति क्या होती है, बहुत कमजोर होती हैं, अर्थव्यवस्था में आय की असमानता पाई जाती है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो आयातों के ऊपर ज्यादा निर्भरता होने से जो गुणक प्रभाव है वो क्या होता है, कम काम करता है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। दूसरा क्या है, अधिक बचत की सीमांत प्रवृत्ति गुणक के मूल्य को कम करती है। ये बात भी हमारी क्या है, बिल्कुल सही है कि गुणक का जो मूल्य है वो आपका किसके ऊपर निर्भर करता है, एमपीसी या एमपीएस के ऊपर। तो जो बचत प्रवृत्ति के साथ में आप संबंध देखोगे वो क्या होता है, एमपीएस। ठीक है, अगर देखिए बचत प्रवृत्ति माना कि कितनी है, 0.2 है, तो हमारा जो गुणक का मूल्य वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बचत प्रवृत्ति माना कि बढ़ जाए, एमपीएस बढ़ के माना कि कितना हो जाए, 0.5 हो जाए। ठीक है, बचत अगर बढ़ गई है तो बचत बढ़ने से गुणक का मूल्य क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए, ठीक है, बचत प्रवृत्ति पहले हमने कितनी मानी थी, 0.2, उस समय गुणक का मूल्य कितना था, 5। अब बचत प्रवृत्ति बढ़कर
0.5 हो गए हैं, तो जो गुणक का मूल्य है वो घट के कितना हो गया है, 2 हो गया है। इसका मतलब जो हमारा दूसरा कथन है वो भी क्या है, सही है। अधिक बचत की सीमांत प्रवृत्ति गुणक के मूल्य को कम करती है। यहाँ पे आपकी दोनों बातें सही हैं और व्याख्या जो है वो भी क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है किसकी तुलना में, एग्रीगेट सप्लाई से, तो समग्र मांग में आपका क्या क्या आता है, सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय, और खुली अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं, एक्स माइनस एम। ठीक है, निर्यात और आयातों के अंतर को भी हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि यदि समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम है तो अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, समग्र मांग को बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसको क्या करेगी, बढ़ाएगी, सरकारी व्यय को बढ़ाएगी। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, समग्र मांग को कैसे बढ़ा सकते हैं, उपभोग को बढ़ा के, निवेश को बढ़ा के, सरकारी व्यय को बढ़ा के। तो यहाँ पे हमको पूछा हुआ है कि सरकारी खर्च क्या करेगी, सरकार बढ़ा देगी। सरकारी खर्च बढ़ने से क्या होगा, जो समग्र मांग है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला हमारा क्या है कि गुणक का मूल्य सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष संबंध रखता है। ये बात बिल्कुल सही है कि गुणक, जो गुणक होता है ना मल्टीप्लायर, उसका मूल्य किसके ऊपर निर्भर करता है, एमपीसी के ऊपर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/1 माइनस एमपीसी। अब देखिए इस फॉर्मूला में हम क्या कर सकते हैं, गुणक की वैल्यू रख के हम पता कर सकते हैं कि जो एमपीसी है उसकी वैल्यू रख के हम पता कर सकते हैं कि मल्टीप्लायर हमारा कितना है, गुणक कितना है। देखिए पहले हम मान लेते हैं कि एमपीसी कितनी है, अगर अर्थव्यवस्था में 0.5 है तो मल्टीप्लायर आपका कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5, और इसको सोल्व करने पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब अर्थव्यवस्था में एमपीसी कितनी है, 0.5 है, 50% है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब देखो एमपीसी का मूल्य हम बढ़ा के कितने ले लेते हैं, 0.8। ठीक है, 80% ले लेते हैं, तो आपका गुणक कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस 0.8, ये आपका हो जाएगा 1/0.2, इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए एमपीसी का मूल्य हमारा कितना था, 0.5 था उस समय, मल्टीप्लायर गुणक कितना था, 2। एमपीसी बढ़ा के 0.8 कर दी तो गुणक का मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये बात हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किन्स भारत की नई आर्थिक नीति, अच्छा, कौन भारत में नई आर्थिक नीति के वास्तुकार माने जाते हैं। तो नई आर्थिक नीति की अगर हम बात करें तो ये आपकी आई थी 1991 में, और उसको उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नई आर्थिक सुधार नीति है जिसको हम कहते हैं एलपीजी, ठीक है, उसके वास्तुकार किसको माना जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला है, 2026-27 के बजट आकलन के अनुसार निम्नलिखित आगम स्रोतों को संघीय सरकार के कुल आगम में योगदान के आधार पर घटते हुए क्रम में लिखना है। तो 2026-27 का जो बजट आया है उसमें आगम जो रिसिप्ट्स हैं उसके अनुसार अगर हम देखें तो जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स, ठीक है, उसका हिस्सा कितना है, लगभग आपका है 21%। उसके बाद में जो हमारा निगम कर है, ठीक है, उसका जो हिस्सा है वो कितना है, 18%। उसके बाद में जीएसटी का कितना है, 15%। और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा, संघीय उत्पाद शुल्क। तो इस अनुसार अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका आना चाहिए सी, फिर आना चाहिए ए, फिर आना चाहिए डी, सी ए डी बी। ठीक है, सी ए डी बी आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में आय की असमानता को एक बड़ी चुनौती क्यों माना जाता है। आय की असमानता होने से क्या होता है, आर्थिक विकास का जो लाभ है वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस आधार पर अगर आप देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विकास का लाभ उन गरीब लोगों तक नहीं पहुंचता है जिनकी आबादी बहुमत में है, मतलब ज़्यादा लोग गरीब पाए जाते हैं। और जब अर्थव्यवस्था में आय की असमानता होती है तो राष्ट्रीय आय बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि गरीब लोगों की आय भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन।
अगला है, भारत में जनसांख्यिकी लाभांश एक चुनौती बन सकता है। ठीक है, जनसांख्यिकी लाभांश का मतलब क्या हो गया कि जो जनसंख्या होती है उसमें 15 से लेके 59 वर्ष तक के जो आबादी है उनकी जनसंख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब कार्यशील जनसंख्या जो होती है ना, वो हम किसको कहते हैं, इस एज वाले ग्रुप की जनसंख्या कौन सी होती है, कार्यशील जनसंख्या। और जब किसी देश की जनसंख्या में ये जो वर्ग हैं इसका अगर अनुपात ज्यादा होता है तो इस स्थिति में उसका जो लाभ है, आर्थिक लाभ हम कब उठा सकते हैं, जब उन युवाओं के पास में, इस जनसंख्या के पास में क्या हो, स्किल हो। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने जाने चाहिए और रोजगार के उनके लिए उनके पास में क्या हो, पर्याप्त अवसर होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भारत में आर्थिक विकास के लिए प्राथमिक संरचनात्मक चुनौती क्या है। ठीक है, जो असंगठित क्षेत्र हैं जिसको हम अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं उसके ऊपर अधिक निर्भरता है। मतलब 90% के आसपास जो जनसंख्या है वो असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है, अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करती है, उसके ऊपर ज्यादा निर्भर है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रम से संबंधित एक बड़ी चुनौती क्या है। ठीक है, श्रम से संबंधित, लेबर से संबंधित। तो देखिए इसमें श्रम बल की कमी तो नहीं है क्योंकि भारत की जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। नियम, रेगुलेशंस ये भी हो सकता है। महिलाओं की कम भागीदारी ये बात भी है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, उच्च बेरोजगारी की दर और छोटा विनिर्माण क्षेत्र। ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, भारत में अगर हम देखें कि जो शिक्षित युवा हैं उनकी बेरोजगारी की दर क्या है, ज्यादा है। और फिर जो छोटा विनिर्माण क्षेत्र है, मतलब देखिए हम देखते हैं कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। अब वहां से कृषि श्रमिक, जो अतिरिक्त श्रमिक लगा हुआ है, उनको हटा के हम क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र में भी नहीं लगा सकते, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा क्या है, छोटा है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो हमारा है, विनिर्माण क्षेत्र क्या है, छोटा। मतलब कृषि क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगार लोग हैं उनको हटा के यहाँ पर भी हम नहीं लगा सकते हैं। तो ये ज्यादा समस्या है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। सेवा क्षेत्र में भारत के सकल घरेलू मूल्य वृद्धि, ठीक है, जीवीए में 50% से भी अधिक योगदान दिया है। पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें तो भारत का जो जीवीए है उसमें सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। ये बात बिल्कुल सही है, 50% से भी ज्यादा है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, लेकिन 1991 के पश्चात सेवा क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में एफडीआई का अंतर प्रवाह कम आकर्षित हुआ, ये बात गलत है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो 1991 में जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे उसमें सबसे ज्यादा जो एफडीआई आया ना वो हमारा किस में आया, फाइनेंशियल सेक्टर में आया है, बैंकिंग सेक्टर में आया है, बीमा में आया है, जो आईटी सर्विसेज है उनमें आया है, सिंगापुर और अमेरिका से आया है। तो हम देखेंगे सेवा क्षेत्र में ज्यादा आया है। ठीक है, जबकि यहाँ पे पूछा हुआ है कि सेवा क्षेत्र में कम आया है। ठीक है, इसका मतलब गलत हो गया हमारा। तो केवल पहला कथन हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा तीसरा। नेक्स्ट है, सुधार काल के बाद के काल में निम्न में से किस कारक ने भारत के भुगतान शेष में सुधार में योगदान नहीं दिया है। ठीक है, सुधार काल का मतलब 1991 के बाद में अगर हम देखें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की बन गई, खुली अर्थव्यवस्था। और खुली अर्थव्यवस्था बनने से क्या हुआ, हमारे आयातों के ऊपर निर्भरता क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब वस्तु एवं सेवाओं का जो आयात है वो बढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए भुगतान शेष में सुधार में योगदान किसने नहीं दिया है, तो वस्तुओं और सेवाओं के आयातों में जो वृद्धि है उसके कारण हमारा जो भुगतान संतुलन है वो विपक्ष में, प्रतिकूल की स्थिति में चला गया है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा फोर्थ। नेक्स्ट है, यूएनडीपी के 2025 के मानव विकास रिपोर्ट, एचडीआई रिपोर्ट 2025 की बात की गई है, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है कि
बांग्लादेश का स्थान भारत के समान है, जो 193 देशों में दोनों का स्थान कितना है, 130वां स्थान है। बिल्कुल सही बात है कि भारत की जो 193 देशों में रैंक है वो कौन सी है, 130 नंबर पे है। 2025 की रिपोर्ट अगर हम देखें, इससे पहले भारत का स्थान कौन सा था, 134वां था, 134। लेकिन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो रैंक है वो 138, ठीक है, 130वीं है, जो बांग्लादेश के समान है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा हमारा कथन क्या है, पाकिस्तान का स्थान 193 देशों में 168वां, 168 नंबर पे है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ये रिपोर्ट आई है 2025 की, उसमें पाकिस्तान का स्थान कौन सा नंबर रैंक क्या है, 168 नंबर पे। बिल्कुल सही है। लेकिन अपने पिछले बैंकिंग रैंकिंग के मुकाबले बहुत अधिक सुधार किया, ये बात गलत है। ठीक है, सुधार नहीं किया है, क्योंकि पिछली जो रिपोर्ट आई थी 2024 की, उसमें पाकिस्तान की जो रैंक थी वो कौन सी थी, 164 थी। उससे पहले 161 थी। इसका मतलब सुधार नहीं किया है, मतलब इन्होंने एक तरह से अपनी रैंकिंग से फिसला है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है, पहला आपका सही है, दूसरा क्या है, गलत है। हमको पूछा हुआ है कि कौन सा कथन सही है, केवल ए, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के आधार पर निम्नलिखित देशों को घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो जीवन प्रत्याशा है वो किसकी है, श्रीलंका की है, लगभग 80 के आसपास है। उसके बाद में भूटान की है, 73 के आसपास है। उसके बाद में भारत की है, 72 के आसपास। और उसके बाद में है पाकिस्तान की, 68 के आसपास। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, CDAB। CDAB कौन से ऑप्शन में है, ये आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र किसके समान है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अगर हम बात करें तो फर्म का जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है, ठीक है, जैसे हमने ये बनाया है, ये हमारी सीमांत लागत है, और इधर हमने बनाई है औसत परिवर्तनशील लागत, AVC। ठीक है, तो एबीसी के ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ति वक्र कहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ता हुआ भाग एबीसी, जो औसत परिवर्तनशील लागत होती है, उससे ऊपर वाला सीमांत लागत वक्र का भाग क्या कहलाता है, पूर्ति वक्र कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा फोर्थ। नेक्स्ट है, अधिकतम कीमत की रणनीति अधिक प्रभावी होती है यदि, ठीक है, अधिकतम कीमत की अगर हम बात करें, प्राइस सेलिंग, देखिए ये हमारा मांग वक्र है, ये हमारा पूर्ति वक्र है, और ये बाजार संतुलन की स्थिति है, जिसमें संतुलन कीमत कितनी है, ओ से लेके पी। अब देखिए जो नेसेसरी गुड्स होती हैं, आवश्यक वस्तु होती हैं, अगर उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो गरीब व्यक्ति हैं वो उनको खरीद नहीं पाते, उनकी क्रय शक्ति क्या होती है, पहले से कम होती है, वो उनको क्रय नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में सरकार क्या करती है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी एक अधिकतम कीमत निर्धारित कर देती है। ठीक है, माना कि सरकार ने ये अधिकतम कीमत निर्धारित कर दी है। तो देखिए जो नेसेसरी गुड्स के साथ में संबंधित हमारा अधिकतम कीमत का संबंध है। ठीक है, तो जो नेसेसरी गुड्स होती हैं उनकी मांग की लोच कैसी होती है, इन इलास्टिक होती हैं, बेलोजदार होती हैं। तो ये जो पॉलिसी है, अधिकतम कीमत की जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, वो कब प्रभावशाली होगी, यदि मांग की लोच कैसी है, बेलोजदार है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला देखिए, एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लाभ अलाभ स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, कौन सी शर्त जो है वो इनमें से जुड़ी हुई नहीं है। लाभ अलाभ की हम बात कर रहे हैं, तो लाभ अलाभ का मतलब क्या होगा, जिसको हम सामान्य लाभ भी कह सकते हैं। ठीक है, न लाभ न हानि। लाभ अलाभ का मतलब क्या है, न लाभ न हानि की स्थिति, मतलब जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, सामान्य लाभ भी कह सकते हैं, जिसमें वस्तु की जो कीमत होती है वो किसके बराबर होती है, औसत लागत के बराबर होती है। तो ये बात भी बिल्कुल हमारी क्या है, सही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। इसको भी हम क्या कहते हैं, लाभ अलाभ की स्थिति कहते हैं, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, सामान्य लाभ कहते हैं। तो ये तीनों बातें आपकी सही हैं, लेकिन जो
सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो, ये लाभ अलाभ का इसके साथ में संबंध नहीं है। ठीक है, मतलब जो हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल की बात करते हैं, इसका अध्ययन हम कब करते हैं, जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, लाभ अधिकतमीकरण या एक फर्म के संतुलन की जब हम बात करते हैं, उस समय हम देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर टीआर बराबर टीसी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट या फिर प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। तीनों बातें हैं, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हमारा फोर्थ। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमको सप्लाई कर्व दे रखा है, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का जो सप्लाई कर्व है, ठीक है, वो कैसा होगा, अपवर्ड स्लोप का होगा। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है तो उसका जो सप्लाई कर्व है वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा। उसके बाद में कांस्टेंट, ठीक है, जो स्थिर लागत है तो वहां तो बिल्कुल सिंपल सा है, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, क्षैतिज होना चाहिए। उसके बाद में आपका है अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का जो पूर्ति वक्र है, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म का वक्र हमने देखा था कि सीमांत लागत का बढ़ता हुआ भाग होता है। तो सीमांत लागत का बढ़ता हुआ भाग मतलब हम कह सकते हैं कि ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है, फोर्थ के लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए था, 3, उसके बाद में आना चाहिए 4, उसके बाद में आना चाहिए आपका 1। और अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म का जो वक्र है वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, थर्ड आपका 2 बार दे दिया। बाकी उसके बाद में जो कंडीशन वो कैसे बन जाती है, वर्टिकल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही दे रखा है, तो इन ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, नीचे दिए गए मांग एवं पूर्ति फलन क्रमशः, ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे मांग फलन दे रखा है, क्यू डी बराबर क्या है, 30 - 2p, और सप्लाई कर्व हमको क्या दे रखा है, 10 + 2p, जहाँ p क्या है, कीमत। यदि सरकार न्यूनतम कीमत 10 रुपए निर्धारित कर रही है तो इस स्थिति में पूर्ति अधिक क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, जो सप्लाई सरप्लस है वो आपको यहाँ पे बताना है कितना होगा, एक्सेस सप्लाई बतानी है। तो देखिए वस्तु की कीमत कितनी है, 10 है। तो देखिए आपका जो मांग है वो कितनी हो जाएगी, 30 - 2p की जगह हम कितना लिख देंगे, 10। ठीक है, तो देखो डिमांड आपकी हो जाएगी 30 - 2 10। ठीक है, प्राइस की जगह हमने 10 लिख दिया, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20, और डी कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से हम सप्लाई निकाल लेंगे। सप्लाई कितनी, देखो 10 + 2p, p कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 30। अब देखो सप्लाई कितनी है, 30 यूनिट्स हैं, 30 इकाई हैं, जबकि मांग कितनी है, 10 ही है। तो पूर्ति ज्यादा कितनी है, 30 में से 10 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 मतलब आपका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अगला देखिए, यदि मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन का अधिक अनुमान लगाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसका कम अनुमान लगाया जाएगा। तो देखिए डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो जो आपका जो नेट कंसेप्ट होता है, राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है नेट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध, और शुद्ध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्रोस होता है, सकल होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। अब देखिए डेप्रिसिएशन मूल्य से अगर ज्यादा है, ज्यादा अगर अपन माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रभाव पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा, नेट के ऊपर पड़ेगा, मतलब नेट जो अनुमान होगा वो क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका कम अनुमान लगाया जाएगा। तो नेट वाली जो अवधारणा यहाँ पे आपकी कौन सी है, एनडीपी। ठीक है, एन लिखा हुआ सबसे पहले, इसका मतलब ये क्या है, नेट, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का जो अनुमान है वो कम लगाया जाएगा। बाकी देखिए सभी अवधारणाएं कौन सी, ये भी सकल हैं, ये भी सकल हैं, और ये भी आपकी क्या है, सकल, तीनों ग्रोस हैं। ग्रोस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन जुड़ा होता है, लेकिन उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेट आ जाता है, शुद्ध आ जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगला देखिए, केन्जियन अर्थशास्त्र में एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है।
कि किन्स की अगर हम बात करें तो किन्स ने क्या बताया कि अर्थव्यवस्था में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उसका कारण क्या है? समग्र मांग में कमी। जब अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो इस स्थिति में क्या होगा? बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है, और बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? समग्र मांग को बढ़ाना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। वो कैसे बढ़ा सकते हैं? सरकारी खर्चे में बढ़ोतरी करके। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा फोर्थ। ठीक है, जो एग्रीगेट डिमांड है, सामूहिक मांग है, वो क्या हो? कम होती है, तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी हो सकती है, ऐसा प्रोफेसर किन्स का मानना था। अगला है, मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी हैं? इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? जो दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, जिनको उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में, दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्रेड बनाने के लिए आटा या मैदे का प्रयोग किया जा रहा है, तो आटा और मैदा को हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होती हैं? अंतिम वस्तुओं में बदलने के लिए प्रोसेस की जाने वाली वस्तुएं। ठीक है, कोई हम अंतिम, माना कि ब्रेड बना रहे हैं, तो ब्रेड बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर रहे हो? आटे का प्रयोग कर रहे हो हम, या मैदे का प्रयोग कर रहे हैं? तो आटे का हम प्रयोग कर रहे हैं, आटा क्या कहलाएगा यहाँ पे? मध्यवर्ती वस्तु। जो ब्रेड है ना, हमारी अंतिम वस्तु, इसको बनाने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? आटे का, इसलिए आटा क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, गृहिणियों की सेवाएं। ठीक है, गृहिणियों की जो सेवाएं होती हैं उनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि गृहिणियों की सेवाओं के बदले में उनको किसी प्रकार का कोई आर्थिक भुगतान नहीं किया जाता है, इसलिए। अगला है, उपभोग के लिए टिकाऊ वस्तुओं के लिए लंबे समय सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, देखिए, उपभोक्ता वस्तुएं होती दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है ड्यूरेबल गुड्स, टिकाऊ वस्तुएं, और एक होती हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं? जिनका हम लंबे समय तक, कई वर्षों तक प्रयोग कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो जिस समय इनको खरीदा जाता है, जिस वर्ष में खरीदा जाता है, उसी वर्ष की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। चाहे वो 10 वर्षों तक प्रयोग की जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि हर एक 10 साल, 10 वर्षों तक उसकी राष्ट्रीय आय में गणना की जाएगी। ठीक है, जिस वर्ष उसको खरीदा गया है पहली बार, ठीक है, उसी वर्ष की राष्ट्रीय आय में उसको क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड। ये उसी वर्ष उपभोग किया हुआ माना जाता है जिस वर्ष में इसको बेचा गया है, तथा उसे राष्ट्रीय आय में क्या करेंगे? हम उसी वर्ष की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करेंगे जिस वर्ष में इसको बेचा गया है। भारतीय रेलवे के लाभांश जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय रेलवे को जो डिविडेंड, लाभांश मिला है, जो कमाया उन्होंने पैसा, वो वापस उनको चुकाना नहीं पड़ता है, किसी को देना नहीं पड़ता है, और इससे किसी प्रकार की कोई जो एसेट्स है वो भी कम नहीं हुई है सरकार की। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? राजस्व प्राप्ति कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला देखिए, मुद्रीकृत घाटा मुद्रास्फीतिकारी घाटा होता है। ठीक है, सरकार को देखिए, जब घाटा होता है, जब सरकार का खर्चा आय की तुलना में ज्यादा होता है, सरकार का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट्स क्या है? कम। तो इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार अगर क्या करे? रिजर्व बैंक के माध्यम से नए नोट छापती हैं, तो नए नोट छापने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। ठीक है, जिससे अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन आएगा, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीतिकारी घाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से आता है? घाटे का वह हिस्सा जो सरकार के द्वारा नए नोट छापकर पूरा किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मुद्रीकृत घाटा कहते हैं, मोनेटाइज्ड डेफिसिट कहते हैं। अगला देखिए, राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या नहीं है? ठीक है, फिस्कल पॉलिसी जो हमारी है, उसका उद्देश्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता स्थापित करना, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, लेकिन ऋण सुविधाओं का विस्तार करना ये इसमें नहीं आता है। ये आपका मौद्रिक नीति के साथ में संबंधित है, जिसमें बैंक दर, रेपो दर को घटा के ऋण सुविधाओं का विस्तार किया जाता है, वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी में आता है, फिस्कल पॉलिसी का भाग नहीं है। अगला है, जब राजस्व घाटा शून्य है। ठीक है, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट हम कैसे निकालते हैं?
जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा राजस्व घाटा है वो कैसा आएगा, राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां कौन सी होती हैं, सरकार की जो रोजाना इनकम हम एक तरह से कह सकते हैं, रोजाना के जो खर्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्या बताता है, सरकार की कुल ऋण संबंधी आवश्यकता कितनी है, सरकार को कुल कितना ऋण लेना है। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि जो राजस्व घाटा है वो क्या है, शून्य है, लेकिन राजस्व राजकोषीय घाटा जो हमारा फिस्कल जो डेफिसिट है वो मौजूद है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो राशि उधार ली गई है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर तो खर्च नहीं हो रही है, वो कहाँ पे खर्च हो रही है, किसी एसेट्स पे खर्च हो रही होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रही होगी, जो हमारी आधारभूत संरचना होती है उस पर खर्च हो रही है। इसका मतलब जो उधार ली गई राशि है वो पूंजी निर्माण के लिए कहाँ पे खर्च हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, यदि बैंक 1 रुपया $0.02 में बेच रहा है। ठीक है, देखिए 1 रुपया जो है वो किसके बराबर है, $0.02 के बराबर है। तो 100 रुपया किसके बराबर होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो किसके बराबर होगा, $2 के बराबर होगा। तो $1 जो है वो किसके बराबर होगा, 100 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50 रुपए के बराबर होगा। तो $1 का जो मूल्य है वो इसके अनुसार कितना होगा, 50 रुपए के बराबर होगा। नेक्स्ट है, यदि अमेरिकी मुद्रा भारतीय मुद्रा की तुलना में कमजोर होती है। ठीक है, माना कि $1 का जो मूल्य है वो कितना है, 80 रुपए के बराबर है। अब अमेरिकी मुद्रा कमजोर होने का मतलब क्या हो गया, $1 का मूल्य कितना हो गया, माना कि 70 रुपए के बराबर हो गया। पहले हम $1 में 80 रुपए की वस्तुएं देते थे या खरीदते थे, और अब $1 में हमको 70 रुपए की वस्तुएं प्राप्त होगी या हम बेचेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो अमेरिकी डॉलर है वो क्या हो गया, कमजोर। और अमेरिकी डॉलर कमजोर होने का मतलब क्या है कि अमेरिका के द्वारा जो वस्तुएं निर्यात की जा रही है वो भारतीयों के लिए क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। ठीक है, अमेरिका के से निर्यात वस्तुएं भारतीयों के लिए अब क्या होगी, सस्ती उपलब्ध हो जाएगी। अगला है, जब भुगतान संतुलन में सभी डेबिट और क्रेडिट आइटमों को संयोजित किया जाता है। देखिए भुगतान संतुलन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हम इसको कहते हैं। मतलब जो भी वैल्यू होती है उनको दो तरीके से लिखा जाता है, सीआर साइड भी लिखा जाएगा, डीआर साइड भी। और संतुलन की दृष्टि से हम खाते की दृष्टि से देखें तो सीआर और डीआर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो खाते होते हैं, चालू खाता पूंजी खाता, दोनों का जो आपका बैलेंस है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और जब क्रेडिट और डेबिट क्या होंगे, बराबर होंगे, इनका सम क्या होता है, जीरो होता है। मतलब कुल अधिशेष या घाटा क्या एक तरह से शून्य है उसको प्रदर्शित करता है। भुगतान संतुलन हमेशा क्या होता है, संतुलित होता है लेखे की दृष्टि से। क्यों, क्योंकि ये किस पे आधारित है, डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। कोई भी लेन देन होता है उनको दोनों तरह लिखा जाता है, इसलिए हमेशा क्या होता है, संतुलित रहता है। मतलब घाटा क्या है, शून्य बताता है ये। अगला है, द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ संज्ञा राजा कृष्णा द्वारा किसके लिए प्रतिपादित किया गया था। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर हम देखें, प्रारंभिक हमारी जो अवधि है 1950 से 1980 की जो अवधि है उसमें भारत की विकास की जो दर है, आर्थिक वृद्धि की जो दर है वो बहुत कम रही है। ठीक है, बहुत कम का मतलब एवरेज कितनी थी, लगभग ये एवरेज इसका था 3.5% के आसपास। और इसीलिए भारतीय अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर राजा कृष्णा, इन्होंने उसको आर्थिक वृद्धि की निम्न दर कहा है। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या कहा कि हमारी वृद्धि दर कितनी रही है, 3.5% रही है। तो ये क्या है, आर्थिक वृद्धि दर की जो निम्न दर रही है उसके साथ में संबंधित उसको उन्होंने क्या कहा था, द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा था। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया तीसरा ऑप्शन, आर्थिक वृद्धि दर का निम्न स्तर। अगला है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति सेज की अगर हम बात करें तो सेज हमारा कब आया था, अप्रैल 2000 में आया था। अगला है,
एक उपभोक्ता अपनी आय को वस्तुओं जी और सेवाओं एस पर व्यय करता है। यदि उसकी बजट रेखा का समीकरण हमारे पास में क्या है, जी इक्वल टू 500 माइनस 2s। ठीक है, ये हमारा बजट रेखा का समीकरण दे रखा है। तो देखिए बजट रेखा के समीकरण में ये जो -2 हमारा है, ये किसको बताता है, बजट रेखा के स्लोप को बताता है, ढाल को बताता है। इस समीकरण में देख के हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये -2 हमारा क्या है, स्लोप है। -2 स्लोप है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला है, जब किसी हीन वस्तु इंफीरियर गुड्स की कीमत घटती है, ठीक है, इंफीरियर गुड्स की कीमत अगर बढ़ेगी तो वहां पे क्या होगा, देखिए कीमत घटती है तो वहां पे दो प्रभाव कार्य करते हैं। ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। मतलब एक प्रभाव आपका कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका क्या करेगा, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या करेगा, वस्तु की मांग को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो क्या करता है, वस्तु की कीमत घटने से वस्तु की मांग को बढ़ाने का प्रयास करेगा। लेकिन जो आपका इनकम इफेक्ट है, आय प्रभाव है, तो आय प्रभाव क्या करेगा, कीमत घटने से, क्योंकि घटिया वस्तुएं हैं तो घटिया वस्तु की कीमत घटने से अब लोग अपने आप को थोड़ा अमीर फील करेंगे। ठीक है, जिससे वो क्या करेंगे, इन वस्तुओं की मांग को वो क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि ये इंफीरियर गुड्स है, अब वो अच्छी वस्तु खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कहने मतलब। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा, इंफीरियर गुड्स में प्राइस घटने से कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब ओवरऑल हम इसका इफेक्ट देखें ना, प्राइस इफेक्ट, तो वो क्या होगा, कीमत घटने से मांग बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव जो होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, किसके कंपैरिजन में, इनकम इफेक्ट के कंपैरिजन में। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन बजट रेखा में समानांतर स्थानांतरण को प्रदर्शित नहीं करेगा, दोनों वस्तुओं की कीमतें अलग अलग होने पर। ठीक है, देखिए दोनों वस्तु की कीमतें क्या है, अलग अलग हैं। तो दोनों वस्तु की यहाँ पे हमको क्या देखना है कि जो प्राइस रेशियो है, ठीक है, स्लोप हमारा क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। तो स्लोप जो है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये हमको देखना है, क्योंकि बजट रेखा हमारी क्या होती है, पी एक्स इंटू क्यू प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इक्वल टू एम, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, हमारी जो बजट रेखा होती है ना, उसका समीकरण आपका क्या होता है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इक्वल टू आपका एम, मतलब इनकम हो गया। अब इनकम में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो भी बजट रेखा में शिफ्ट हो जाएगा। वस्तु की कीमतों में अगर परिवर्तन होगा, ठीक है, अगर दोनों वस्तु की कीमतों में समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है तो भी हमारा शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या क्या कंडीशन दे रखी है, दोनों वस्तुओं की कीमतें अगर दुगुनी हो जाती हैं, दुगुनी का मतलब 2px अपॉन 2py, तब भी हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो अनुपात है वो कितना है, px अपॉन py है। अनुपात समान है, इसका मतलब बजट रेखा जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे डबल है मतलब शिफ्ट होगी यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या है, दूसरा हमारा क्या है, दोनों वस्तु की कीमतें आधा हो जाए। ठीक है, आधा का मतलब आपका हो गया 0.5। ठीक है, हमने कहा आधी हो गई कीमत, पी एक्स भी आधी हो गई है और जो पी वाई है वो भी आधी हो गई है। अब यहाँ पे भी अनुपात क्या है, इक्वल ही है, इसका मतलब यहाँ पे भी जो हमारी बजट लाइन है वो पैरेलल ही शिफ्ट होगी। उसके बाद में इनकम, अब देखिए इनकम वस्तु की कीमत को तो प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए पी एक्स अपॉन पी वाई सेम रहेगा। ठीक है, कीमत कीमत में अनुपात में कब बदलेगा, जब कीमतों में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे आय अगर बदलती है तो पी एक्स अपॉन पी वाई में तो किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे भी बजट रेखा क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। फिर दोनों वस्तुओं की कीमतों में समान अनुपात में परिवर्तन, जैसे माना कि हम देख लेते हैं, एक हमारा है 10x, एक्स वस्तु की कीमत कितनी है 10, और वाई वस्तु की कीमत कितनी है, माना कि 20y। अब देखिए समान अनुपात का मतलब हम कहते हैं कि अगर एक्स वस्तु की जो कीमत है वो कितनी बढ़ जाए, वो बढ़ जाती है माना कि 10%, 10% का मतलब आपकी कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, और ये भी 10% बढ़ जाए वाई वस्तु की कीमत, तो वाई वस्तु की कीमत 10% बढ़ने का मतलब 20 का 10% कितना होता है 2, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 11/22 ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अनुपात कितना है, सेम अनुपात आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई
मिस्टेक हो सकती हैं। ठीक है, इसको एक बार देखते हैं कि उसकी जो आंसर की आती है उसके बाद में वो क्या आंसर देते हैं। अगला है, यदि कीमत के घटने पर ही कुल व्यय स्थिर रहता है। ठीक है, वस्तु की कीमत के घटने पर जो कुल खर्चा है व्यय क्या है, स्थिर है। तो कुल खर्चा अगर स्थिर है इसका मतलब जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होगी, इक्वल टू 1 होती है। मांग की लोच क्या होगी, इकाई के बराबर होगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट। अगला है, दो वस्तुएं एक्स और वाई स्थानापन्न है। ठीक है, स्थानापन्न का मतलब क्या हो गया, हम एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक्स वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है, अब लोग क्या करेंगे, दूसरी वस्तु कौन सी है, वाई है, इसकी मांग को वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मांग की जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, मांग की लोच कैसी है, धनात्मक है। धनात्मक को हम कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन जीरो लिखते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक का मतलब जीरो से ज्यादा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी के कारण उसकी मांग की मात्रा बढ़ती है, कीमत घटने से वस्तु की मांग अगर बढ़ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, मांग में विस्तार कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं, एक्सपांशन। ये ठीक है, यहाँ पे वस्तु की कीमत कितनी है, ओ से लेके पी, मांग कितनी है, ओ से लेके क्यू। अब माना कि वस्तु की कीमत घट के P1 हो जाए, तो कीमत घटने से मांग बढ़ के क्या हो जाएगी, क्यू से Q1। तो ये क्यू से Q1 मांग बढ़ी, इसको हम क्या कहते हैं, मांग में विस्तार कहते हैं, एक्सपांशन ऑफ डिमांड कहेंगे। तो मांग में विस्तार। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढलान वाला होता है। इस तरीके से हमारा जो मांग वक्र है वो इस तरीके से कब बनता है, गिफिन गुड्स में बनता है। ठीक है, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा तीसरा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिफल के पैमाने रिटर्न्स टू स्केल को समझते समय क्रमिक समुत्पाद वक्रों के बीच में बढ़ती हुई दूरी। ठीक है, ये हमारी पैमाना रेखा है, ये हमारा समुत्पाद वक्र है, फिर इनके बीच में दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए ये दूरी बढ़ती हुई है। ठीक है, दूरी बढ़ती हुई, देखो पहले दूरी थी इतनी, फिर इतनी हो गई है, फिर और ज़्यादा हो गई हैं। तो ये दूरी बढ़ती हुई जाती है, कब बढ़ती जाती हैं, जब पैमाने के कौन से प्रतिफल की हम बात करते हैं, घटते प्रतिफल के। ठीक है, घटते प्रतिफल की स्थिति में दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। दूरी समान रहती है उसको हम क्या कहते हैं, स्थिर प्रतिफल कहते हैं। और ये दूरी जब घटती जाती हैं, ठीक है, ये दूरी क्या होगी, जब घटती जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए अंतर पहले ज़्यादा था, फिर कम हो गया है, फिर और कम हो गया है। तो ये जब अंतर घटता जाता है तो वो कौन सा होता है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। तो यहाँ पे हमको पूछा हुआ है कि दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। दूरी दूरी बढ़ने का मतलब क्या हो गया, हम जिस अनुपात में साधनों का प्रयोग कर रहे हैं उत्पादन क्या हो रहा है, उससे कम अनुपात में बढ़ रहा है। यहाँ वस्तु की 100 इकाई उत्पादित करने के लिए पहले की तुलना में हमको ज़्यादा अनुपात में साधनों का प्रयोग करना पड़ रहा है। ये किसको बताता है, घटते प्रतिफल को बताता है। अगला देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो जाती है तो उसकी पूर्ति 50 से बढ़ के 100 हो जाती है। कीमत हमारी क्या हो गई है, 10 से बढ़ के 20। तो जो सप्लाई है वो 50 से बढ़ के कितनी हो गई है, 100। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, पूर्ति की लोच निकालनी है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो देखिए डेल्टा क्यू का मतलब पूर्ति में परिवर्तन कितना हुआ, देखो 50 से 100 हो गई है। ठीक है, पूर्ति हमारी जो है वो कितनी हो गई है, 50 से 100। तो परिवर्तन कितना हुआ है, 50 से 100 का मतलब 100 में से 50 को माइनस कर दो, 50 का परिवर्तन हुआ है। अपॉन डेल्टा पी, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, 10 से बढ़ के 20 हो गई है, तो 20 में से 10 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 10 आएगा। इंटू पहले वाली कीमत कितनी है, 10 है, और पहले वाली पूर्ति कितनी है, 50 है। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, 50 से 50 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका, 1। तो जो पूर्ति की लोच है वो कितनी होगी, इक्वल टू 1 होगी।
ठीक है, इक्वल टू 1, 1 के बराबर, मतलब ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला देखिए, यदि औसत परिवर्तनशील लागत एवीसी कितना है आपके पास में 5 और औसत स्थिर लागत आपका कितना है 100/Q, तो सीमांत लागत क्या होगी? तो देखिए, सीमांत लागत निकालने के लिए यहाँ पे ये लेवल आपका थोड़ा पीजी लेवल का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, सीमांत लागत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में टोटल कॉस्ट होती है उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल करना पड़ता है हमको। ठीक है, अवकलन करना पड़ता है, डिफरेंशियल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुल लागत निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारे पास में दोनों औसत लागत दे रखी है, तो औसत लागत बराबर क्या होता है, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, ए एफ सी प्लस ए वी सी, दोनों को जोड़ने पर हमारे पास में क्या आ जाएगी, औसत लागत। फिर औसत लागत से हम क्या करेंगे, कुल लागत निकाल लेंगे, और फिर कुल लागत का अगर हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। तो देखो, ए एफ सी आपका कितना है, 100/Q है, प्लस कर देंगे, इसमें हम क्या प्लस कर देंगे, ए बी सी कितनी है 5, तो ये हमारे पास में क्या आ गई है, औसत लागत आ गई है। अब टीसी निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एवरेज कॉस्ट को हम क्या करेंगे, क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्यू से मल्टीप्लाई करोगे, देखो तो 100/Q को अगर आप क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 100, क्योंकि क्यू से क्यू तो कैंसिल हो जाएगा। और 5 को अगर आप क्यू से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 5Q आ जाएगा। अब देखो, डिफरेंशियल करना है हमको क्यू के संदर्भ में, तो 5Q का अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 5 आएगा, इसका अवकलन कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब टोटल कॉस्ट जो है, सीमांत लागत हमारी कितनी होगी, 5 होगी। टोटल कॉस्ट का हमने डिफरेंशियल करके निकाला है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के वर्गीकरण का सबसे सटीक विधि को दर्शाता है? सबसे सटीक विधि की अगर हम बात करें तो गुणात्मक है या फिर मात्रात्मक है, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा कि हमारे पास में जो डेटा है, ठीक है, वो किस परिस्थिति के आधार पर वो है। मतलब विधि का निर्धारण केवल परिस्थिति की विशिष्ट जानकारी के द्वारा ही हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला है, सापेक्ष आवृत्ति की तालिका में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो उसमें स्तंभ का जो जोड़ होगा वो हमेशा कितना आएगा, इक्वल टू 1, और उसको हम प्रतिशत में बदलेंगे इंटू 100 करके, तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको केवल जो फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका टोटल पूछा हुआ है, तो हमेशा कितना आएगा, इक्वल टू 1 होता है। अगला है, पिक्टोग्राम निरूपण चित्रलेख। ठीक है, पिक्टोग्राम जो होता है वो एक तरह से क्या होगा, तो पिक्टोग्राम में हम जो रेक्टेंगुलर होता है ना उनका प्रयोग नहीं करते, इस प्रकार के हम जो रेक्टेंगुलर बनाते हैं, बार बनाते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते। उसमें हम क्या करते हैं, जो चित्र हैं या कोई प्रतीक है उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को दर्शाना, इंसान को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मानव का छोटा चित्र बना लेते हैं। ठीक है, व्यक्ति का हम क्या करते हैं, छोटा छोटा चित्र बना लिया इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पिक्टोग्राम होता है उसमें हम चित्र या प्रतीक का प्रयोग करते हैं। तो इस आधार पर अगर आप देखोगे तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। संकेत का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पिक्टोग्राम कहते हैं। अगला है, ओझाई में हम क्या पता चलता है। ठीक है, जो ओझाई कर्व होता है हमारा, लेस देन और मोर देन, दोनों इस तरीके से बनते हैं, और जो दोनों जहां पे भी इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे क्या होता है, मीडियन होती है। ठीक है, लेस देन और मोर देन जो ओजाए कर होते हैं, वो जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, उस बिंदु पर किसका निर्धारण होता है, मध्यिका का निर्धारण होता है, मीडियन। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका तीसरा। जब समय के साथ बदलने वाली मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, समय के साथ बदलने वाली मात्रा जैसे कि जनसंख्या हो गई, देश की आर्थिक वृद्धि दर होगी, ग्रोथ रेट हो गई, तो समय के साथ जो मात्राएं बदलती हैं, ठीक है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का प्रयोग करते हैं, ज्यामितीय माध्य का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल पियर्सन द्वारा प्रतिपादित संबंध सामान्य रूप से विकृत स्क्यूड वितरण के लिए है। तो देखिए, इसके लिए आप एक सरल सा फॉर्मूला जो हमारा है, जेड इक्वल टू
3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार होता है। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है, ये आप सबको याद होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमको यहाँ पे इनके आधार पर निकालना है। तो देखिए हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं, फोर्थ ऑप्शन आपका है, देखो 3 ब्रैकेट में आपका क्या है, माध्य, मतलब 3 इंटू एक्स बार हो जाएगा और 3 इंटू मीडियन हो जाएगी। हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया है, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 3x बार माइनस 3m। और इधर हमारे पास में क्या है, माध्य माइनस बहुलक, माध्य मतलब x बार और बहुलक मतलब z, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, z को हम इधर लाए, ठीक है। तो z इक्वल टू एक्स बार हमने यहीं कहीं लिखा है, माइनस 3m को हम उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका 3m हो जाएगा। और 3x बार को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3x बार हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिए, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू मीडियन को हमने यहाँ लिख दिया। अब माइनस के 3x बार है और प्लस का x बार है, तो कितना बचेगा, प्लस का सॉरी माइनस का 2x बार बचेगा। और इधर हमारा क्या है, z। तो z इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार आ गया है। इसका मतलब बाकी आप ऊपर वाला सोल्व करोगे तो उससे ये नहीं आएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला है x, दो चरों x और y के सेटों के लिए 10-10 प्रेक्षण दिए गए हैं। n इक्वल टू हमारे पास में कितना है, 10। यदि कोवेरियंस, कोवेरियंस इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सहविचरण, ठीक है। वो हमको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। फिर x का स्टैंडर्ड डिवीजन प्रमावितन कितना है, 2, और y का जो प्रमावितन वो हमारे पास में कितना है, 3, ठीक है। तो सहसंबंध निकालिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सहसंबंध का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, r इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x का, स्टैंडर्ड डेविएशन y का, x और y का प्रमावितन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो ये जो सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन है, इसको हम क्या कहते हैं, कोवेरियंस कहते हैं, सहविचरण कहते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कहते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन में कोवेरियंस हमको दे रखा, मतलब सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है। तो बस अब हमको क्या करना है, उस कोवेरियंस में एक्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और वाई का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू रखोगे यहाँ से देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 × 3। तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/2, 1/2 का मतलब आधा, आधा मतलब 0.5। तो 0.5 है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा तीसरा। फिर अगला देखिए, यदि वर्ष 2025 एवं 2026 में कीमतें क्रमशः 12 और 20 हैं, मात्राएं क्रमशः 50 और 100 हैं, तो समष्टि व्यय भारित समष्टि विधि का प्रयोग करते हुए 2025 को आधार मानकर 2026 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात कीजिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का हमारा भारित विधि में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 100 से, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला में हमको जो चीज़ चाहिए, P1Q0 चाहिए, उसकी टोटल चाहिए, और P0Q0 की टोटल चाहिए, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में P0 कितना है, P0 हमारे पास में है 12, P1 कीमत हमारे पास में क्या है 20, Q0 हमारे पास में क्या है, Q0 हमारे पास में है 50, और Q1 हमारे पास में कितना है 100। ये चीज़ें हमारे पास में दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं P1Q0, ठीक है। तो P1Q0 आपका कितना आएगा, 20 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 आ जाएगा। फिर हम निकाल लेते हैं P0Q0। तो P0 कितना है आपका 12 और Q0 कितना है 50, 12 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा 600, ठीक है। P1Q0 की टोटल हमारे पास में आ गई है, P0Q0 आ गया है। अब हमारा जो फॉर्मूला था उसमें हम वैल्यू रख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1000 अपॉन 600 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 100 से, ठीक है। अब 1000 में आप 6 का डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 166.666 आ जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक संख्या सूत्र
समय उत्क्रामिता परीक्षण टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है। तो जो फिशर का सूचकांक है वो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों टेस्ट को संतुष्ट करता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। अगला है, मान लीजिए एक उपभोक्ता दो वस्तुओं एक्स और वाई का उपभोग करता है। उसकी कीमतें क्रमशः पी एक्स और पी वाई हैं तथा उसकी आय एम है। मार्शलन उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होगा? तो उपभोक्ता संतुलन की हमारी शर्त क्या होती है? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर होना चाहिए किसके? एम यू वाई अपॉन पी वाई के। और इसको हम एम के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए ये जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसको अगर आप चेंज करोगे, ठीक है, इसको आप इस रूप में लिखो। देखो ये आपका क्या है? एम यू एक्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एम यू एक्स। अब देखिए जो इक्वल टू का साइन उधर हमारे पास में यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पी एक्स। तो पी एक्स आप मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, पी एक्स हो जाएगा इक्वल टू। फिर यहाँ पे देखो एम यू वाई लिखा हुआ है, हमने लिख दिया एम यू वाई। और देखिए ये जो पी वाई है इधर लिखा हुआ, उसको आप इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड, पी वाई हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी इक्वेशन आ गई है। इसका मतलब इसमें जो करेक्ट आंसर वो आपका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। अब देखिए इसमें हमारा जो रिटर्न वाला पार्ट है सब्जेक्टिव वाला, उसमें हमारा आया था कि निम्नलिखित में से कौन से असतत और कौन से सतत चर हैं, ये आपको बताना है। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक इस्पात फैक्ट्री द्वारा निर्मित बाल बेरिंग का व्यास, डायमीटर की इसमें बात की गई है। तो देखिए डायमीटर जो है उसकी लेंथ को हम, उसका मेजरमेंट कोई भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और जब कोई भी वैल्यू हो सकती है उसको हम क्या कहेंगे? सतत वेरिएबल कहेंगे, सतत चर कहेंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल कहेंगे। तो फर्स्ट आपका कौन सा हो गया? कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया, सतत चर हो गया। दूसरा क्या है? एक माह में प्रति अस्पताल बेड की संख्या। तो देखिए बेड की संख्या क्या होगी आपकी? होल नंबर होगी, पूर्णांक होगी, आधा बेड तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट कहेंगे, असतत कहेंगे। तीसरा हमारा क्या है? एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित सुई की लंबाई, वापस यहाँ पे लेंथ आ गई है। तो लेंथ जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सतत चर कहेंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल कहेंगे। और चौथा हमारा क्या है? एक गांव में गृहस्थों का आकार। ठीक है, परिवार में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो एक निश्चित नंबर होंगी, 5 व्यक्ति होंगे, 6 व्यक्ति होंगे, मतलब होल नंबर होंगे यहाँ पे भी, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट कहेंगे, असतत चर कहेंगे। उसके बाद में देखिए, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करनी है। कि एक उपभोक्ता का जो संतुलन है वो कहाँ पे होगा? उपभोक्ता की कुल उपयोगिता अधिकतम संतुष्टि कहाँ प्राप्त होगी? जहाँ पे उसको विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करने से जो सीमांत उपयोगिता है विभिन्न वस्तुओं की वो क्या हो जानी चाहिए? समान। सीमांत उपयोगिता एम यू एक्स और कीमतें अगर अलग अलग हैं तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर होना चाहिए एम यू वाई अपॉन पी वाई के। और ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होना चाहिए। तो जहाँ पे हमारी ये शर्त पूरी होगी, दो वस्तुओं की अगर हम बात कर रहे हैं और एक वस्तु की बात करते हैं, तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर होना चाहिए किसके? एम यू वाई एम यू एम के। ठीक है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के। तो जहाँ पे हमारी ये शर्त पूरी हो जाएगी वहाँ पे क्या होगा? उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। ये आपको यहाँ पे समझाना था। अगला हमारा है, अल्पकाल में औसत लागत एवं सीमांत लागत के बीच में संबंध की व्याख्या करनी है। तो संबंधों की व्याख्या करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक ये रेखा चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सीमांत लागत और इधर हमने लिख दिया औसत लागत। अब संबंध अगर हम देखे हैं तो पहला संबंध क्या हो जाएगा कि जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत भी क्या होगी? घटेगी। और सीमांत लागत यहाँ पे क्या होगी? तेजी से घटेगी। इसका मतलब सीमांत लागत जो है वो कम होती है किसकी तुलना में? औसत लागत की तुलना में। तो ये पहला संबंध हो जाएगा। दूसरा संबंध हो जाएगा कि जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है, और सीमांत लागत तेजी से बढ़ती है तो इस स्थिति में क्या होगा? सीमांत लागत जो है औसत लागत से ज्यादा होगी। ये दूसरा संबंध हो जाएगा। तीसरा संबंध कि जब औसत लागत न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है, तो वहां पर क्या होगा? औसत लागत और सीमांत लागत दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब जो औसत लागत न्यूनतम होती है वहां पे सीमांत लागत उसको क्या करेगी? काटेगी, मतलब उसके बराबर होगी। और दोनों वक्र कैसे होते हैं? यू आकार के। ये आपको यहाँ पे समझाना है। उसके बाद में, एक बैंक की अवस्था में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया
जो क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, CRR के ऊपर, 1/CRR। माना कि हम मान लेंगे कि CRR कितना है, 10% है। ठीक है, 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 100/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। मतलब व्यापारिक बैंकों के पास में जो भी जमा होगी उससे कुल ऋण कितने बढ़ जाएंगे, 10 गुना बढ़ जाएंगे। इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपको यहाँ पे समझाना है। माना कि कोई व्यक्ति बैंक में 1,000 रुपये जमा कराता है और उसका CRR कितना है, 10%। मतलब 100 रुपये बैंक अपने पास में नकद रूप में रख के बाकी के 900 रुपये वो क्या करता है, व्युत्पन्न जमा होती है, जिसको वो क्या करेगा, उधार दे देगा। और कुल उसके बाद में जमाएं कितनी बढ़ जाएगी, तो मैंने बताया कि अगर CRR 10% है तो इस 1,000 का 10 गुना। ठीक है, 10 गुना कितना होगा आपका, 10,000। मतलब कुल जमाओं में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 10,000 की वृद्धि हो जाएगी। ये चीज आपको यहाँ पे समझानी है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल क्रेडिट जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, 1/CRR नकद कोष, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रारंभिक जमा से। ठीक है, इनिशियल जो डिपॉजिट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे हमारे पास में टोटल क्रेडिट आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, हमको यहाँ पे राष्ट्रीय आय निकालनी है। सी हमारे पास में कंजप्शन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, टी यहाँ पे टैक्स भी दिया हुआ है। तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय आय इक्वल टू आपका होता है C+I+G। तो इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखिए ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू सी हमारे पास में कितना है, 100 प्लस 0.75y। देखिए यहाँ पे टैक्स से, टैक्स क्या हो जाएगा, 100 को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स से क्या होगा, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। और फिर आपका आ जाएगा इधर प्लस का 200 इन्वेस्टमेंट है, और आई आपका टी जी कितना है, 150। ये आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बस इस इक्वेशन को आपको यहाँ पे सोल्व करना है। तो देखो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 100 प्लस 0.75y माइनस का 75, और 200 और 150 को प्लस करके लीजिए, कितना आ जाएगा, प्लस का 350। ठीक है, अब देखो 350 और प्लस 100 करोगे कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। फिर 450 में से आप माइनस का 75 कर देना, तो कितना आ जाएगा, 375। तो देखो आगे आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा y माइनस 0.75y इक्वल टू इधर कितना बचा था, 375। अब देखिए एक y में से 0.75 को माइनस करो, कितना बच जाएगा, 0.25y इक्वल टू 375। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 375 में हम क्या करेंगे, 0.25 का डिवाइड कर देंगे, और 0.25 का डिवाइड करने पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1500। तो राष्ट्रीय आय कितनी होगी, 1500। नेक्स्ट है, राजस्व आगम और पूंजीगत आगम के बीच में अंतर बताना है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ऐसी प्राप्तियां जिससे सरकार की देयता, लाइबिलिटी उत्पन्न नहीं होती, मतलब वापस चुकानी नहीं पड़ती हैं, और न ही सरकार की जो एसेट्स है वो कम होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, राजस्व आगम कहते हैं। पूंजीगत आगम क्या होता है, जो वापस चुकाना पड़ता है, जैसे सरकार ने ऋण लिया है वो वापस चुकाना पड़ेगा। यहाँ सरकार की परिसंपत्ति कम हो जाती है, सरकार कोई अपनी फैक्ट्री बेच देती है, सार्वजनिक उपक्रम बेच देती हैं, तो उससे सरकार की एसेट्स कम हो जाएगी, लेकिन जो पैसा मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, पूंजीगत आगम कहेंगे। तो ये आपको यहाँ पे अंतर बताना है। भारत में पूंजीगत आगम के स्रोत, जैसे माना कि सरकार ने जनता से ऋण लिया है, आरबीआई से ऋण लिया है, तो वो वापस चुकाना पड़ेगा। तो आरबीआई और जनता से लिया गया ऋण किसका उदाहरण है, पूंजीगत आगम का उदाहरण है। माना कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उद्यम बेच दिया है, जिसको हम विनिवेश कहते हैं, तो विनिवेश से जो आय प्राप्त होगी वो भी किसका उदाहरण है, भारत में पूंजीगत आगम का उदाहरण है। अगला है, व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर बताइए। तो जब हम व्यापार शेष की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जिसमें हम क्या करते हैं, केवल वस्तुओं का आयात निर्यात लेते हैं। ठीक है, जो दृश्य मध्य होती हैं, विजिबल आइटम्स होते हैं, उनके लेन देन को हम किस में लेते हैं, बीओपी में। और जो हमारा बीओपी है, व्यापार शेष है, वो सॉरी बीओपी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा यहाँ पे।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है, अनुकूल भी हो सकता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों हो सकता है। लेकिन जब हम भुगतान संतुलन की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या करते हैं, समस्त प्रकार के लेन देन, समस्त का मतलब दृश्य मदों का, अदृश्य मदों का और पूंजी का, विजिबल आइटम भी आ जाएंगे, इनविजिबल भी आ जाएंगे, और कैपिटल का जो लेन देन होगा वो सारा किस में आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो लेखे की दृष्टि से हमेशा क्या होता है, संतुलित होता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दोनों के बीच में अंतर समझाना है। नेक्स्ट देखिए, मनरेगा एवं वीबीजी राम जी के बीच आधारभूत अंतरों को रेखांकित कीजिए। तो जब हम मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा आपका कब आया था, 2005 में आया था, और इसमें क्या था, 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। जो ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल श्रमिक थे, परिवार थे, उनको एक साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाला प्रोग्राम है। जबकि वीबीजी राम जी क्या है आपका, विकसित भारत अ, विकसित भारत आजीविका मिशन आपका, ठीक है, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ में संबंधित में। जो मनरेगा था उसको परिवर्तित करके 2025-26 में इसका नाम क्या कर दिया है, वीबी जी राम जी कर दिया है। और ये क्या करता है कि वर्ष में अकुशल श्रमिक जो परिवार है उनको 125 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में जो आधारभूत संरचना है उसके विकास की भी ये बात करता है। अगला है, भारत के लिए आर्थिक सुधार में संभावनाओं ने ज्यादा चुनौतियों को पेश किया है। ठीक है, संभावनाओं से ज्यादा चुनौतियों को पेश किया है, इस कथन की आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। तो देखिए, चुनौतियां क्या हैं कि जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, इसमें विदेशी निवेश, विदेशी कंपनियां आई, जिससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। तो जो छोटे उद्योग है उनके सामने प्रतिस्पर्धा एक तरह से बढ़ी है, उनके टिकने के लिए मुसीबतें उत्पन्न हो गई हैं। आय की असमानता बढ़ी है, जॉबलेस ग्रोथ हम कह सकते हैं, साथ क्या है, चुनौतियां, लेकिन अवसर भी हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक विकास की दर उसके बाद में क्या हुई है, तेजी से बढ़ी है। हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ा है, हमारे पास में जो एफडीआई है, विदेशी निवेश है, उसमें वृद्धि हुई है। तो चुनौतियों के साथ साथ में क्या है, यहाँ पे अवसर भी हैं, ये आपको यहाँ पे समझाना था। और फिर जो 10वां प्रश्न हमारा है, निर्यात के दृष्टिकोण से कोविड के बाद के दौरान भारत एवं बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग ने कैसा प्रदर्शन किया है, ये बताना आपको। तो देखो, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में लेबर कॉस्ट एक तरह से क्या है, कम है, और साथ ही साथ जो बांग्लादेश है उसको अंडर डेवलप कंट्री, जो अल्प विकसित देश है, उसका दर्जा प्राप्त होने से क्या हुआ, उसके जो निर्यात हैं उसके शुल्कों में उसको क्या मिलती है, छूट मिलती है। जैसे कि यूके है, यूरोपियन यूनियन है, यू, इनके द्वारा इनको क्या दी जाती है, छूट दी जाती है, इसलिए इनका क्या हुआ है, विकास हुआ है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल मुख्य रूप से आपका क्या है, सूती वस्त्र बनाने के लिए कपास है। तो कपास की कच्चे माल की कीमतें जो हैं उसमें उतार चढ़ाव आता है। जो लॉजिस्टिक लागत है वो एक तरह से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए क्या है, चुनौतियां हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ है, इसमें ग्रोथ भी हुई है। सरकार ने कपड़ा उद्योग के विकास के लिए पीएलआई स्कीम लाई है, जिस वजह से क्या हुआ, कपड़ा उद्योग का विकास हुआ है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझानी थी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पेपर आपका अच्छा था, वैसे थोड़ा बहुत लेवल का भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा भी कठिन नहीं था, ठीक ठाक था आपका। और जो ये क्वेश्चन आपके जो रिटर्न वाले क्वेश्चन आए थे उनको डायरेक्टली पूछा था। कुछ क्वेश्चन जो थे वो आपके जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी थे, उसके लेटेस्ट डेटा के साथ में आपको आपकी समझ के ऊपर आपको उसको आंसर देना था। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।